इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर 22 एंड 23। सीबीएसई ने जो 22 और 23 के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, उस सैम्पल पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर में 4 सेक्शन बनाए गए हैं, ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हमें सॉल्व करके उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर, उस पर हमें टिक लगाना है। सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो केस स्टडी बेस्ड है। कुछ इसमें असर्जन रीज़न भी दे रखे हैं जो सेक्शन ए के अंदर ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर सच डेट ए इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी की पावर 2 क्यू की पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स इफ एच सी एफ ए कॉमा बी इक्वल टू पी की पावर एम एंड क्यू की पावर एन एंड एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू पी की पावर आर क्यू की पावर एस देन एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन है, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ए की वैल्यू दे रखी है पी की पावर 3 एंड क्यू की पावर 4, और बी की वैल्यू दे रखी है पी की पावर 2 एंड क्यू की पावर 3। पी एंड क्यू दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। हमें ए बी के जो एच सी एफ है वो पी की पावर एन एंड क्यू की पावर एन है, और जो एलसीएम है ए कॉमा बी का वो पी की पावर एस और क्यू की पावर एस है। तो ये जो पावर दे रखी है, पावर को प्लस करके एच सी एफ और एलसीएम की पावर को प्लस करके इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा, ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में ये हमें बताना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर। तो ए के प्राइम फैक्टर करेंगे तो पी कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा पी इंटू पी, और क्यू कितने टाइम में, 4 टाइम, तो कितना 4 बार आएगा क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, 4 टाइम। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू पी की पावर 2 तो पी इंटू पी, और क्यू कितने टाइम में, 3 टाइम, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। अब इन दोनों का निकालते हैं एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो पी दोनों में एक बार है, एक और पी दोनों में एक बार है, ये क्यू और ये क्यू, यानी जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है हमारा एच सी एफ। तो पी इंटू पी, एच सी एफ आएगा इसका कितना, पी इंटू पी, और क्यू भी कितनी बार, तो क्यू इंटू क्यू। तो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा वी इक्वल टू आया ये हमारा पी 2 बार है तो पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 2, ये आया हमारा एच सी एफ। अब हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। 1 2 जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है एक बार, तो 1 2 2 पी कितने टाइम में, दोनों में कॉमन 2 बार, एक पी एक्स्ट्रा बचा तो इंटू पी। क्यू दोनों में कितनी बार है कॉमन, सॉरी ये एक में गलती से लिखना भूल गया, ये क्यू 3 बार है तो इंटू कितना क्यू आएगा, तो ये क्यू की पावर 3 हो जाएगा, इंटू क्यू कितने टाइम में, 3 टाइम, तो क्यू इंटू क्यू 3 टाइम। अब क्या बचा, एक्स्ट्रा एक क्यू बचा, तो एक एक्स्ट्रा हमने क्यू लिख लिया। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू पी की पावर 3 एंड क्यू की पावर 4, यानी क्यू 4 टाइम है। अब पी की एच सी एफ ऑफ पी की पावर, एच सी एफ में ए और बी का जो एच सी एफ है, पी के ऊपर जो पावर है वो एम है, तो पी के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो एम की वैल्यू कितनी 2, और जो एन है क्यू के ऊपर जो पावर है वो एन है, तो क्यू की पावर कितनी, एन इक्वल टू कितना 3। ऐसे ही निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। एलसीएम ए कॉमा बी का जब एलसीएम निकालेंगे, जो पी की पावर आर है वो पी की पावर, ये कंपेयर करेंगे, तो आर इक्वल टू कितना 3, और ऐसे ही एस की क्यू की पावर जो है वो एस है, तो एस इक्वल टू कितना 4। तो निकालेंगे एम प्लस एन, तो एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस, तो एम की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एस की वैल्यू कितनी है 4। मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 कितना 5 होता है, इंटू 3 + 4 कितना 7 होता है, तो 5 7 का कितना 35, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ पी इज। क्वेश्चन है, पी एक प्राइम नंबर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें 4, इनमें से पी किसका फैक्टर है हमें बताना है, किसका रूट है। तो रूट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को जब 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं वही हमारा क्या होता है रूट।
तो इस p की वैल्यू इन चारों इक्वेशन में मैं पुट करूंगा x की जगह, और जिस पर रखने पर आंसर मेरा 0 आ जाएगा तो वही मेरा इसका आंसर होगा। तो x इक्वल टू मुझे क्या करना है, p पुट करना है, आंसर बनाते हैं। तो पहले वाले पार्ट में करता हूँ मैं, ए पार्ट में x की जगह कितना p का स्क्वायर माइनस कितना p ऑलरेडी है, और ये x की जगह कितना रख रहा हूँ मैं p, जहाँ p है वो p रहेगा, x की जगह मैं एक्स्ट्रा p रख रहा हूँ, और ये कितना p, तो ये कितना पी स्क्वायर, पी इंटू पी तो कितना माइनस का पी स्क्वायर प्लस कितना पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा तो कितना बचा पी, यानी आंसर 0 नहीं आया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। अब बी चेक करते हैं, एक्स की जगह कितना रखना पी, तो पी स्क्वायर माइनस कितना ये पी प्लस 1 चलना है इंटू कितना एक्स की जगह रखना पी और प्लस कितना पी इक्वल टू चेक करना हमें कितना आएगा। तो पी स्क्वायर ऐसी रहा, इस पी की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो पी इंटू पी तो पी स्क्वायर और वन के साथ होगी तो कितना प्लस पी, इधर कितना चल रहा है प्लस पी स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लगाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी मेरा माइनस हो जाएगा, और इधर कितना चल रहा है पी, जो ब्रैकेट है सिर्फ उसी में माइनस की मल्टीप्लाई लगेगी। प्लस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का पी माइनस का पी ये भी कैंसिल, तो कितना 0, यानी जिस भी क्वेश्चन एक्स की वैल्यू पी रखने पर आंसर 0 आ जाएगा तो वही मेरा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन p इज। उसने बोला कि अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, ये पॉलिनोमियल के इक्वेशन दे रखी है हमें, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p के, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे रखा, तो हमें p की वैल्यू निकालना है। तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारी p, एक्स स्क्वायर में जो भी नंबर होता है साथ में होता है a, और x के साथ में जो नंबर होता है b की वैल्यू कितनी -2, और लास्ट में कांस्टेंट कितना c इक्वल टू कितना 3p। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कितना माइनस का b अपॉन है ये सम ऑफ रूट, और अल्फा इंटू बीटा होता है ये कितना c अपॉन है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा में नहीं पता तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फार्मूले में और माइनस के पे तो माइनस माइनस प्लस, बी की वैल्यू 2 और ए कितना है हमारा p, तो 2 अपॉन पी आ गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 3p, और p कितना है a कितना है हमारा p, इस p से ये p कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आया हमारा कितना 3। अब क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये जाएगा p यहाँ और नीचे आएगा तो p इक्वल टू कितना आया हमारा 2 अपॉन 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो p की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 1x प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k माइनस 1 इज कंसिस्टेंट देन k इक्वल टू। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, 3 टाइप की लाइनें होती हैं। पहली लाइन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, और तीसरी होती है हमारी पैरेलल लाइन। तो जो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कट करती हैं या टच करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और हमारी कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट होती हैं और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, बस कंपेयर करके हमें इसमें रेशियो में रखना है। तो लिख लेते हैं ये हमारा कितना 3x प्लस का y और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरी लिख लेते हैं 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y, और उधर से माइनस का आएगा तो ये प्लस का 2k माइनस का 2k बनेगा और माइनस का 1 प्लस का 1 बनेगा इक्वल टू 0। कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना है। तो a1 की पहली वाली को कंपेयर करेंगे, a1 कितना 3, b1 इक्वल टू y के साथ में कुछ नहीं है तो 1, और c1 इक्वल टू कितना माइनस का 1, a2 इक्वल टू कितना x के साथ में जो भी है पूरा 2k माइनस 1, b इक्वल टू b2 इक्वल टू k माइनस 1, और c2 इक्वल टू कितना माइनस का 2 और k प्लस का 1, ये हमारे c के आई। बस डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो कितना 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। तीनों इक्वल है, हमें k की वैल्यू निकालनी है।
के की वैल्यू निकालनी, किन्हीं भी दो को ले लेते हैं। तो इन पहले वाले दोनों को मैं ले ले रहा हूँ। तो कितना 3 अपॉन कितना 2k माइनस 1 इक्वल टू कितना 1 अपॉन k माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, ये जाएगा यहाँ। तो ये कितना 3 इंटू कितना k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की होती है तो वो वही नंबर बन जाता है। 3 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो कितना 3k माइनस का 3 इक्वल टू कितना 2k माइनस 1। 3k यहीं रहा, के वाले एक साइड में ले जाता हूँ, नंबर एक साइड में ले जाता हूँ। 3 कैसे रहा, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो कितना माइनस का 2k बनेगा। ये माइनस का 1 ऐसे रहा और माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा। 3k में से 2k गया तो सिर्फ k बचा, और 3 में से 1 गया माइनस का तो कितना 2 बचा, यानी k की वैल्यू कितनी 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर, इफ p 3, 4 q -2, 3 r -3, -2, then the coordinates of its fourth vertex s are। करते हैं, ये हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये भी मेरा पैरेललोग्राम है। कुछ भी बना सकते हो आप, कोई भी पैरेललोग्राम। नाम रख लेते हैं तो कितना p q r और कितना s। डायगोनल बना लेते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब इधर वाला भी जितना रेशियो होगा उतनी, जितनी वैल्यू इधर होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, यानी दोनों पार्ट्स क्या हैं इक्वल। अब इस ओके का हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y हमने मान लिया। p की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, 4, q की वैल्यू -2, 3, r की वैल्यू -3, -2, और s हमें दे रखा है, ये हमें निकालना, तो इसको मैंने मान लिया a, b। अब s की वैल्यू पूछ रहा है, यानी a, b की वैल्यू पूछ रहा है, वो हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मिड पॉइंट है, या तो मिड पॉइंट फार्मूला कह सकते हैं, या रेशियो इधर भी बन होगा रेशियो तो इधर भी बन है, इधर भी बन है रेशियो तो कितना इधर भी बन है। जहाँ भी रेशियो सेम होता है तो वहाँ हमारा मिड पॉइंट फार्मूला लग जाता है। तो वही हम लगाएंगे, x इक्वल टू कितना, हमारा क्वेश्चन होता है m1 x2 प्लस कितना m2 x1, और नीचे कितना m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू कितना 1। जब रेशियो सेम होते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला लग जाता है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन कितना 2, और y भी कितना हमारा y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान लेते हैं, तो इसको x1 इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ऐसे ही इसको x1 इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो x इक्वल टू x1 कितना है हमारा, x2 कितना है हमारा -2 प्लस x1 कितना है हमारा a अपॉन कितना 2, y निकालते हैं तो ये कितना हमारा 3 और कितना प्लस b अपॉन कितना 2, ये y निकला। अब ये जो O पॉइंट है ये इस लाइन QS पर भी है और ये PR पर भी है, यानी अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये जो कोऑर्डिनेट इस लाइन पे आ रहे हैं तो ये इसके भी निकलेंगे। तो x, y इसका भी कोऑर्डिनेट है तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ निकालते हैं तो 3 -3 अपॉन 2 और y इक्वल टू 4 -2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी 0 अपॉन 2 और y कितना हमारा 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर कितना मिला 1 और इधर x मिला कितना 0। अब ये भी x की वैल्यू x से कंपेयर करेंगे और y की वैल्यू y से कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने -2 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू x, इधर कितना आया 0, इधर पहुँचाएंगे तो -2 प्लस a इक्वल टू कितना 0। तो a ऐसी रही, -2 उधर गया तो किसका प्लस का 2 बना, तो a की वैल्यू 2। अब b y वाला निकालते हैं तो y कितना आया था हमारा 3b प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी 1, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3b इक्वल टू कितना ये 2, तो b की 2 आएगा, 2 बन जा 2। तो b इक्वल टू ये 2 माइनस का 3, तो b की वैल्यू कितनी माइनस का 1। तो आंसर आया हमारा 2, -1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्राइंगल PQR इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली, एंड AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9, देन AM रेशियो PN कितना होगा ये हमें बताना है। तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ABC और एक PQR। सेम सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं। अगर NCERT आप अच्छी तरीके से करोगे समझ के तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ABC दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं,
पी क्यू आर। ए एम यानी ए एम इसका मीडियन है, ये एम, और ये पी एन इसका मीडियन है। अब हमें बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। जब दो ट्राइंगल तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है और उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी दो अल्फ़ाबेट पहले लूँगा तो दो पहले, ये दो बाद के तो दो बाद के, और पहला लास्ट में और फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए सी अपॉन कितना पी आर, सेम अल्फ़ाबेट लेने, ये हमारा सी पी एस टी से सिमिलर ट्राइंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब एंगल भी लिख लेते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारे गिवन है, ये भी हमारा सी पी एस टी, ये भी सी पी एस टी, और ये भी हमारा सी पी एस टी। अब हमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है किसकी, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर की, तो इनकी, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे जिसमें ए एम और पी एन आएगा, तभी हमें ए एम और पी एन की वैल्यू मिल सकती है। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, इनको प्रूफ कर लेते हैं, सिमिलर इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ये दोनों ट्राइंगल है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये ए बी साइड है इस ट्राइंगल के अंदर, और ये एंगल बी और एंगल क्यू है, ये मिल रहा है, यानी एक साइड एक एंगल मिल रहा है, दूसरी साइड हमें नहीं मिल रही है। तो एम क्या है, मीडियन है, तो हमें जो जो चाहिए वो हम लिख लेंगे। तो कितना ए बी अपॉन पी क्यू इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। दूसरा हमारा कितना बी सी अपॉन कितना क्यू आर, ये हमें चाहिए। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ और नीचे भी हाफ कर दूँ, तो बी सी का हाफ करूँगा तो ये एम मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ बी एम बी और इसका हाफ हमारा सी एम बी है। मुझे ये ए बी एम ट्राइंगल मैंने चूज़ किया है, तो मुझे ए बी एम चाहिए, और यहाँ पर क्यू आर का हाफ ये आर एन बी और क्यू एन बी है, तो मुझे पी क्यू एन मैंने ट्राइंगल लिया तो मुझे क्यू एन चाहिए। तो मेरा कितना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम अपॉन कितना क्यू एन, और तीसरा हमें एंगल बी इक्वल टू कितना एंगल क्यू दे रखा है, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल के पी क्यू एन के। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन बाई सी पी एस टी। सी पी एस टी से ये इनका रेशियो इक्वल हो गया। अब हमें वैल्यू दे रखी है ए बी अपॉन स्क्वायर अपॉन कितना पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9। इसके ऊपर से स्क्वायर हटा लेंगे तो ये ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर हटाया तो इधर से भी हटेगा, तो ये 2:3 आएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2/3, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है ए एम अपॉन पी एन, यानी जो वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू की होगी वही वैल्यू हमारी ए एम अपॉन पी एन की होगी। तो हम लिखेंगे ये इक्वल है किसके ए एम अपॉन पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू होगा हमारा कितना 2:3। ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60 देन x इक्वल टू हमें बताना है। एक ऑप्शन ए है cos 30, बी tan 30, सी sin 30, डी cot 30। सॉल्व करते हैं। x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 और cot 60। हमें सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए, तो x ऐसे रहा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू sin 60 होता है √3/2 इंटू cot 60 होता है हमारा 1/√3। इस √3 से ये √3 हो गया कैंसिल, तो कितना x इक्वल टू कितना √3 इंटू कितना 1/2 बचा, उधर कितना 1/2 बचा। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो x इंटू √3 इक्वल टू 1 बचा, तो x इक्वल टू ये नीचे जाएगा तो कितना 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ऑप्शन 1 आंसर नहीं है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। sin 30 की 1/2 होती है, तो ये भी नहीं है। cot 30 कितना होता है सिर्फ √3, तो ऑप्शन
बी इज हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। जब भी ये प्लस में दे रखा हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या टेन थीटा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमारे पास कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, ये गिवन है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस होल स्क्वायर, और ये इधर कितना हमारा √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, एन से कैंसिल। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस कितना, ये हमारा बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहीं रहा, ये प्लस का 2 ऐसे रहा, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 बना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचा हमारा 1। अब एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूँ कितना, साइन 2 थीटा इक्वल टू ये कितना मेरा 1। अब हमारा इधर साइन और इधर 1 है, तो हमें देखेंगे ये 1 साइन की कितनी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना, साइन 90। अगर यहाँ साइन है तो साइन की वैल्यू देखेंगे कि 1 साइन की कितनी वैल्यू होती है, कॉस होता है तो कॉस की देखते, टेन होता है तो टेन की देखते, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना बचा, 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 90/2 कैंसिल होके थीटा मिला 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री मिल गई। अब हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की, तो थीटा कितना 45, तो वैल्यू रख देते हैं, तो टेन 45 प्लस कॉट 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू भी होती है 1, 1 और 1 कितना 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने अभी भी बोला कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी की हैं, कुछ में डिजिट चेंज है या सेम टू सेम वैसे ही उठ के आ गया जैसे एनसीईआरटी का है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी को मजबूत करना है, सारे के सारे एग्जाम्पल के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने एनसीईआरटी के, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने। अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से कर सकते हो तो आपके 80+ नंबर 90 लगभग एनसीईआरटी बना देगा, बाकी जो 10% बना वो एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर से आप बना सकते हो, तो 100 में से 100 नंबर आप मैथमेटिक्स में आसानी से ला सकते हो। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, AE A यूनिट, तो AE की वैल्यू दे रखी A, EC B यूनिट, EC दे रखा B, DE X, D की वैल्यू दे रखी है X, एंड BC बाई यूनिट, तो BC की वैल्यू दे रखी है बाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इन चारों में से कौन सा ट्रू है हमें बताना। तो A इक्वल टू X इक्वल टू A प्लस बी अपॉन A बाई, B इक्वल टू बाई इक्वल टू AX अपॉन A प्लस बी, C इक्वल टू X इक्वल टू A वाई अपॉन A प्लस बी, एंड D इक्वल टू X अपॉन वाई इक्वल टू A अपॉन B। इन चारों में से कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है, यानी कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हमारा DE पैरेलल है BC के, तो सबसे पहले तो इसमें लगता है हमारा थेल्स थ्योरम, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो हमें एक तो रेशियो दे रखे हैं AE और B, और AD अपॉन DB, यानी ऑप्शन में देखें तो X और Y के रिलेशन में आ रहा है, यानी अगर हम थेल्स थ्योरम BPT लगाएंगे तो उसमें X और Y नहीं आएगा, यानी ये इसमें BPT नहीं लगेगी, हमें पता लग जाएगा। क्यों पता लगा, क्योंकि रिलेशन में आंसर में सब में X और Y आ रहा है, और जब हम BPT का यूज़ करते हैं तो BPT सिर्फ किस में लगती है हमारी, AD अपॉन कितना DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये BPT लगती है। तो इसमें हमारा A और B आएगा, और AD DB हमें दे नहीं रखा, तो इससे आंसर हमारा नहीं बनेगा, यानी BPT इसमें नहीं लगेगी। जब BPT नहीं लगेगी तो दो ही एक्सरसाइज आ रही है हमारी, तो पहली BPT और दूसरी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, तो यानी ये सिमिलर ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। सॉल्व करते हैं, कितने ट्राइंगल है, X दे रखा हमें और A दे रखा, यानी AD बनना, दो ही ट्राइंगल है और कितना ABC बनना है, तो दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है बस, और आंसर आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन रूल होते हैं, साइड साइड साइड,
साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। अगर किन्हीं ट्राइंगल के दो एंगल भी अगर हमें इक्वल मिल गए तो हम उससे भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखें ए बी सी और ए डी ई में ये एंगल ए कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू कितना, एंगल ए ये कॉमन है, एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब हम देखें तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। तो डी ई और बी सी पैरेलल है, अगर हम इसको बी डी को एक ट्रांसवर्सल ले सकते हैं या फिर ई सी को भी हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीज़न क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरा एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन दो ही एंगल से हमारा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है, तो हम कर देते हैं। तो बाई एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। अब जिसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू रख देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ए बी कितना है, हमारा है ही नहीं, तो ए बी का यूज़ नहीं करेंगे, साइड तो हमारी हट जाएगी। तो देख लेते हैं, जो है वही वही रखते हैं। बी सी कितना है, बी सी है बाई, डी ई कितना है, डी ई है एक्स, इक्वल टू ए सी कितना है हमारा, ए सी पूरा ए प्लस बी है, तो ए सी इक्वल टू कितना, ए प्लस बी। तो ये कितना, ए प्लस बी अपॉन ए डी, और ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सॉरी ए डी नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ए ई, गलत लिख दिया मैंने, ए ई, और ए ई कितना है हमारा, ए। तो हमें बाई के इक्वल में है, तो देख लेते हैं ए बाई, ये क्या कितना, ए वाई अपॉन ये नीचे आएगा तो कितना, ए प्लस बी इक्वल टू कितना, एक्स। तो एक्स इक्वल टू ए बाई अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ such that AO upon OC इक्वल टू DO upon OB इक्वल टू 1/2, देन BC इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना होगा। ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, साइडें नॉन पैरेलल होती हैं, तो नाम रख लेते हैं कितना, A B C और D, ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल बना लेते हैं। अगर AC एंड BD इंटरसेक्ट O, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, ए डी इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, और हमसे कितना पूछा, किसकी वैल्यू पूछी, इस बी सी की वैल्यू पूछी, हमें बताना है। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, जब सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हम आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब हमें पहचानने कैसे हैं कि हमें दो ट्राइंगल हमें कौन से लेने हैं, तो जो हमारे रेशियो दे रखे हैं वो रेशियो ही हमें बताते हैं कि कौन से ट्राइंगल हमें सिलेक्ट करने हैं। तो हमें गिवन है कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 1/2, ये हमें गिवन दे रखा है, और बी सी की वैल्यू हमसे पूछी कितना आएगा। तो हमें देखना है ओ ए ओ सी डी ओ ओ बी और बी सी ये किन दो ट्राइंगल के अंदर है, यानी एक तो हमें दिख रहा है यही है हमारा बी सी इसमें आ रहा है, और दूसरा ए ओ किस में, ए ओ और ये ए डी, यानी हमें दिख गया ए डी हमसे पूछ रहा है, बी सी हमें चाहिए, यानी एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, इन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा लाइनें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं ए बी सी डी, तो ये इनका ट्रांसवर्सल है, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल आ रहा है हमारा, सॉरी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं कितना, एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ये ए बी और सी डी जब पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल हमें मिल गए, ये और ये, तो दोनों से ये सिमिलर। हमारा ए ओ डी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो कितना, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ए डी अपॉन सी बी या बी सी। सी बी और बी सी बात एक ही होती है, तो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन ओ सी ओ बात एक ही है। डी ओ अपॉन, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 पूरे की, तो यहाँ लिखा हमने हाफ दे रखी है, इक्वल टू ए डी हमें कितना दे रखा 4, और सी बी यानी बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। बी सी और सी बी बात एक ही है, निकालते हैं तो ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो बी सी इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। क्वेश्चन है, दो टेंजेंट है, एक दूसरे को इंक्लाइन काटती हैं, वो कितना 60 डिग्री पर, और जो सर्किल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो हमें लेंथ बतानी है टेंजेंट की कितनी होगी। तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब सर्किल बनेगा तभी टेंजेंट बनेगी। तो इंक्लाइन यानी ये काट रही है 60 डिग्री पर, इसका नाम रखा P, इसका A, इसका B और ये सेंटर O। हमें बताना है, लेंथ बतानी है इस टेंजेंट की, AB या BP की लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, और ये भी कितना 90 डिग्री। और यहाँ से हम ड्रॉ करें तो थ्योरम 10.2 कहती है कि दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर 60 है पूरा, तो ये आधा 30 होगा और ये आधा 30 होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल कोई भी नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो, रेडियस कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर ये भी है और 3 सेंटीमीटर ये है। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी ले लेते हैं। थीटा हमारा ये है 30 डिग्री, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा ओ ए, और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। और लेंथ क्या है ए पी, और ए पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो ओ ए अपॉन ए पी यानी परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 30 डिग्री। ओ ए कितना है 3, ए पी हमें लेंथ चाहिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। तो 3√3 इक्वल टू कितना ए पी। तो ए पी की वैल्यू कितनी मिली 3√3 सेंटीमीटर। तो 3√3 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 11 का। चाहो तो आप ये नीचे वाला भी ले सकते हो, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है। अगर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो दूसरा क्या बचा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा। थीटा की वैल्यू 30 लिए, क्योंकि पूरी 60 है। जब हम इसको ये ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ऊपर भी 30 और नीचे भी 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ द सर्किल that can be inscribed in a square of 6 centimeter is option A 36 pi centimeter square, 18 pi centimeter square, 12 pi centimeter square, 9 pi centimeter square. The area of the circle that can be inscribed in a square. एक सर्किल है जो स्क्वायर के अंदर है। एक स्क्वायर बनाते हैं, पहले एक सर्किल बना लेते हैं। फिर एक स्क्वायर बना लेते हैं। वो कह रहा है एक सर्किल है, स्क्वायर के अंदर है, और जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी 6 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये 6 होगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, तो ये स्क्वायर की साइड ही ये कितनी 6 है, और ये सर्किल का डायमीटर भी ये कितना 6। तो सर्किल का डायमीटर कितना 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर इधर होगा, और सेंटर से 3 सेंटीमीटर ये यहाँ होगा। तो रेडियस कितना मिला हमें 3 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर। तो एरिया में निकालना, पाई तो पाई रहा, आर कितना है हमारा 3 का स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू कितना 3 की स्क्वायर मतलब कितना 3 × 3। तो एरिया इक्वल टू कितना 9 पाई, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया की यूनिट होती है। तो ये इक्वल टू कितना 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर and the length of its diagonal is 2√3 centimeter. The total surface area of the cuboid is A 48 centimeter square, B 72 centimeter square, C 96 centimeter square या D 108 centimeter square. क्वेश्चन है सम लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो कितना 6√3 दे रखा। सम मतलब होता है प्लस, तो L प्लस B प्लस H इक्वल टू कितना दे रखा 6√3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और डायगोनल दे रखा है, डायगोनल की वैल्यू भी दे रखी है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ये 2√3 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। दो कॉमन है, निकाल लेते हैं सब में से। तो कितना बचा LB प्लस का BH और प्लस का LH, दो बाहर निकल गया। अब जो डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, उसकी वैल्यू होती है लेंथ का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस कितना ब्रेथ का स्क्वायर प्लस कितना हाइट का स्क्वायर। ये होता है हमारा डायगोनल की वैल्यू। तो डायगोनल ऑफ लिख लेते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब ये सारी मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर में सारे चैप्टर मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो हमें ये वैल्यू दे रखी है, दोनों को स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ और आंसर हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ, स्क्वायरिंग, और लिख लेते हैं इक्वल टू कितना 6√3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना L प्लस B प्लस H इस पूरे का होल 6√3 का होल स्क्वायर। ये A प्लस B प्लस C का आइडेंटिटी बन गई। तो कितना A स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस कितना B स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस का कितना 2AB कितना LB प्लस का कितना 2BC कितना BH प्लस का कितना 2AC कितना LH इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना 3। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये अगर हम देखें तो ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ये हमारा। और इक्वल टू कितना चल रहा है 18, 3 3 9 9 1 10, तो 108 कितना दे रखा, डायगोनल दे रखा हमें कितना 2√3 इक्वल टू कितना रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना H स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अगर मैं क्या करूँ, हमें L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें पुट करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा रूट के अंदर अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो अगेन यहाँ भी करते हैं हम, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इस पूरे का भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो कितना 3 इक्वल टू कितना बचा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये कितना 12 इक्वल टू कितना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू कितनी 12, वो रख देते हैं हम यहाँ। तो इस पूरे की जगह रखेंगे कितना 12 और ये हमारा चल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना 108 माइनस का 12 माइनस का तो आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24 सेंटीमीटर देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 36। क्वेश्चन है डिफरेंस मतलब माइनस, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 सेंटीमीटर है, मीडियन एंड मीन का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमें बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये क्या है हमें गिवन। पूछा क्या मीडियन माइनस मीन कितना होगा ये हमें निकालना है। अब एक रिलेशन होती है एनसीईआरटी का, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं। रिलेशन होती है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन।
ये रिलेशन होती है, गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर ही है हमारा। अब हमें चाहिए तो इसको यहाँ ले आते हैं, तो मोड को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ये 3 मीडियन मेरा ऐसे ही रहा और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2 मीन हो गया। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन को हम लिख सकते हैं कितना, मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस कितना चल रहा है 2 मीन। मैंने 3 मीडियन को मीडियन प्लस 2 मीडियन लिख लिया, ये 3 मीडियन ही है। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो मोड और ये प्लस का इधर आएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा, कितना मीडियन इक्वल टू कितना बचा 2 मीडियन माइनस का 2 मीन। मोड माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। 2 मैंने कॉमन निकाला तो कितना बचा, मीडियन माइनस मीन। 24 के डिवाइड में आएगा 2, कैंसिल हो गया, मिला कितना 12 इक्वल टू कितना बचा, मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू पूछ रहा था, तो मीडियन माइनस मीन हमारा कितना निकल गया 12। तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू कितना 12। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज ऑप्शन ए 2800, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 5500, डी 7000। तो एक फार्मूला होता है, मैंने जब चैप्टर ये कराया था रिलेटेड टू सर्किल, उसमें बताया था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ले लेते हैं, डिस्टेंस दे रखा हमें कितना 11 किलोमीटर और रेडियस हमें किस में दे रखा मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना 11 और मीटर को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 11,000 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस की वैल्यू 0.25 मीटर रख देते हैं। तो डिस्टेंस कितना हमारा 11 इंटू कितना 1 2 3, नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होती है 2 पाई आर। तो ये कितना 2 पाई आर इक्वल टू कितना चल रहा है हमारा n के। तो n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है हमारा, n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 और ये कितना 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और रेडियस कितना हमारा 0.25। ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो n इक्वल टू कितना 11 इंटू 1 2 3 इंटू ये 7 गया ऊपर और ये कितना बचा 22 इंटू कितना 0.25। 2 नंबर से पहले पॉइंट है, पीछे से देखेंगे 2 नंबर से पहले पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ ऊपर 100 चला गया। तो n इक्वल टू कितना बचा 11 इंटू 1 2 3 इंटू 7 इंटू कितना 100, नीचे कितना चल रहा है 2 इंटू 22 इंटू कितना 25। इस 25 ने 100 को काटा कितना 4 टाइम में, इस 2 ने इस 4 को काटा कितना 2 टाइम में, इस 11 ने इस 22 को काटा कितना 2 टाइम में और इस 2 ने इस 2 को काटा कितना 1 टाइम में। तो n यहाँ से निकाल सकते हैं, तो n इक्वल टू कितना बचा, ये 7 बचा और सिर्फ ये 3 जीरो बचे, तो 1 2 3 यानी 7000 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फ्रीक्वेंसी दे रखी 10, 15, 12, 29। द सम ऑफ द क्वेश्चन है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लासेस। लोअर मीडियन का और मोड का जो लोअर लिमिट का जो सम है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। क्लास कितना है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, 15, 12, 20 और 9। जब मीडियन निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं CF। CF सबसे पहला नंबर ऐसे आ जाता है 10, फिर हर नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला प्लस होता रहता है। तो 10 प्लस 15 में 10 ऐड करेंगे तो कितना 25, फिर 25 में से 12 ऐड करेंगे तो कितना 37, 37 में 20 ऐड करेंगे तो कितना 57 और 57 में 9 ऐड करेंगे तो कितना 66। तो ये हमारा आ गया CF। अब हमारा निकालते हैं क्लास, हम कैसे निकालते हैं, तो n/2 ये जो होता है इसको प्लस करके आता है n, तो n की वैल्यू इसको प्लस करेंगे तो 66, यानी जो लास्ट वाला नंबर होता है ये सबको प्लस करके ही आता है। तो 66, n की वैल्यू कितनी है 66 और नीचे कितना 2 कटा कितना 33। अब हम देखेंगे ये CF में 33 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है,
तो 33 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है हमारा ये। इसके सामने वाली जो क्लास होती है वो होती है मीडियन क्लास, और हमारा एल कितना आया 10। तो एल मतलब लोअर क्लास ऑफ मीडियन 10। अब मोड देखते हैं, मोड में सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या है 20। तो सब मोड वाली कंडीशन में सबसे बड़े नंबर के सामने होता है एल, तो मोड में एल हमारा ये है। तो लोअर क्लास ऑफ मोड इक्वल टू कितना 15, तो दोनों का सम करना है, तो 10 + 15 इक्वल टू कितना 25। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। हमें बताना है कि 2 डाइस को जब रोल किया गया तो कम से कम एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल आउटकम बनते हैं कितने 36, तो नीचे तो आएगा कितना 36। जब भी 2 डाइस को रोल करते हैं, लिख लेते हैं मैन 2 डाइस रोल्ड, टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितना 36। तो टोटल आउटकम हमें कितने मिले 36। अब 6 वाले कितने आएंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, तो एक तो आएगा हमारा कितना 1 6, ऐसे आएगा एक 2 6, ऐसे एक 3 6, ऐसे एक 4 6, एक 5 6, और एक पूरी 6 वाली लाइन आएगी, तो कितना 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 और 6, 6। चाहो तो आप टोटल 36 बना सकते हो, और उसमें 6 वाले देखने हैं, 6 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बनाएंगे, 2 1 2 2 ऐसे ही सबके बनाएंगे, इसलिए मैं 6 वाले ले रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल कितना है 11, और नीचे कितना आएगा 36। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी that 6 will come up at least once equal to 11/36। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना है इन ABCD में से चारों ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं, गिवन क्या हमें 5 tan बीटा इक्वल टू 4, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। साइन बीटा बीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है, सब में बीटा लगा, तो साइन कितना होता है P/H, कॉस होता है हमारा B/H, साइन अगेन P/H, और कॉस कितना B/H। अगर हमें P और H और PBH यानी तीनों की अगर वैल्यू मिल गई, PBH मिल जाए, तो हम उसमें इस इक्वेशन में पुट करें और आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हमारा दे रखा कितना tan बीटा 4 दे रखा है, ये 5 आएगा तो डिवाइड में जाएगा 4/5। तो tan थीटा कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल के सामने यहाँ थीटा मतलब बीटा दे रखा, बीटा ले लिया हमने, परपेंडिकुलर कितना 4 और बेस कितना 5, हमें क्या चाहिए हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो h² इक्वल टू कितना p² प्लस b²। h² ऐसे रहा, p की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। तो h² 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो h² की वैल्यू कितनी मिली 41। तो h इक्वल टू कितना आएगा रूट के अंदर 41, क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर हटता है और इसके ऊपर रूट लग जाता है। अब 41 रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब क्या करेंगे, हमें h कितना मिल गया रूट के अंदर 41 रख देते हैं। तो हमारा 5 ऐसे रहा, साइन कितना होता P/H, तो P ऐसे रख लेते हैं, साइन कितना P/H माइनस कितना 2 कितना होता, कॉस कितना होता हमारा B/H। नीचे कितना चल रहा है 5, साइन कितना हमारा P/H और माइनस 2 कॉस कितना हमारा B/H। हमने देखा h तो सब में सेम ही है, कितना √41, तो वैल्यू रख देते हैं। तो 5 ऐसी रहा, इंटू P की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 41, माइनस ये कितना 2, B कितना है हमारा
5 और h की वैल्यू कितनी है √41। नीचे रखते हैं 5 इंटू कितना हमारा 4/√41 प्लस, यहाँ प्लस है तो ये कितना +2b कितना है हमारा 5/√41। अब हम देखें अगर एलसीएम लें तो √41 ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी कॉमन आ जाता है। 5 4 जा कितना 20 अपॉन कितना √41 बचा, माइनस 5 2 10 अपॉन कितना √41 बचा। नीचे कितना ये 20 अपॉन कितना √41 और प्लस कितना 10 अपॉन कितना √41। √41 कॉमन है तो हमने क्या निकाला ऐसे लिख लेंगे तो कितना 20 माइनस 10 अपॉन कितना √41 और नीचे कितना 20 प्लस 10 अपॉन कितना √41। इस √41 से ये √41 हो गया कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाए 20 माइनस 10 तो 10 और 20 प्लस 10 तो कितना 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो आंसर कितना 1/3। तो 1/3 ये ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हमारे असर्जन रीजन है। क्वेश्चन रीड करते हैं फिर उसके बाद करते हैं। डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 स्टेटमेंट ऑफ असर्जन ए इज फॉलोड बाई अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है असर्जन और रीजन के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा स्टेटमेंट है ए असर्जन, इफ़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। वो कह रहा है दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 5780 है, एचसीएफ उन दोनों नंबर का 17 है और जो एलसीएम है दोनों नंबर का 340 है। स्टेटमेंट आर रीजन है एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, ये हमारा रीजन है। अब ऑप्शन है ए बोथ असर्जन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। वो कह रहा है असर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है, ट्रू है, और जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए का। बी पार्ट है बोथ असर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। वो कह रहा है बोथ असर्सन एंड रीजन दोनों ट्रू है लेकिन जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्सन ए का। सी है असर्सन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। असर्सन ए ट्रू है, असर्सन रीजन आर फॉल्स है। ऑप्शन डी असर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। असर्सन ए फॉल्स है और रीजन आर इज ट्रू है। बनाते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, हमने एक रिलेशन पढ़ी थी क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम में हमें कितना दे रखा है 340 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 17 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है 5780। इन दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई करें तो ये 5780 के इक्वल आना चाहिए। जब करेंगे तो ये हमारा कितना 5780 इक्वल टू कितना 5780, दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, यानी ऑप्शन असर्जन जो है हमारा वो राइट है, ट्रू है। अब रीज़न क्या था हमारा, रीज़न की बात कर लेते हैं। रीज़न आर था एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, फैक्टर है एलसीएम का, एलसीएम के फैक्टर कर लेते हैं। तो 340 ये हमारा 2 से जाएगा 170, फिर ये 2 से गया हमारा 85, 5 से गया हमारा 17 और 17 से गया 1। तो जो एलसीएम था हमारा 340, तो जब हमने इसके फैक्टर करे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना 17, यानी जो एचसीएफ है वो क्या होता है एलसीएम होता है, एलसीएम का ही कोई एक फैक्टर होता है, यानी रीज़न भी हमारा क्या है ट्रू है। अब अगर बोथ असर्सन एंड रीज़न आर द ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। असर्सन और रीज़न दोनों ट्रू है, बिल्कुल सही है। ए और रीज़न आर दोनों ट्रू है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक करेक्ट आंसर है हमारा। अब हमें पहचानना है कौन सा आंसर है। वो तो कह रहा है जो रीज़न आर है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। जो रीज़न आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्सन ए का है, नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो इसमें फॉर्मूला लगता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी उसमें एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ रहा है। और जो रीज़न आर है वो कह रहा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम है,
तो जो HCF होता है वो हमेशा LCM का कोई एक फैक्टर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मीनिंग सेम है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेटमेंट ए असर्शन। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर D 3,5 and E -3, -3 respectively, then BC equal to 20 units. Statement R reason. The line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट है जो मिड पॉइंट के ट्राइंगल ABC के D और E हमें दे रखे हैं इतने, और BC की वैल्यू दे रखी है हमें 20 यूनिट। फिर वो कह रहा है स्टेटमेंट आर है हमारे पास द लाइनिंग जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर दो मिड पॉइंट से कोई लाइन ट्राइंगल में एक तीसरी दोनों साइड को ज्वाइन करती है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ भी होती है। ऐसा ही हमारा स्टेटमेंट करा। अब ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बी है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सी है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाते हैं ABC और उसके मिड पॉइंट बनाते हैं। डी निकाल लेते हैं। डी से ये हमारा x1 मान लेते हैं, इसको x/1, इसको x2 और इसको y2। तो DE का डिस्टेंस फार्मूला से DE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट ये कितना हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो DE इक्वल टू रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है -3 और x1 कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 कितना है -3 और ये कितना -5 का होल स्क्वायर। DE ओपन करते हैं इसको, -3 तो -6 का होल स्क्वायर और ये कितना -8 का होल स्क्वायर। पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा बाहर। तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो DE इक्वल टू आ रहा है हमारा कितना रूट के अंदर 100 और रूट के अंदर 100 से कितना निकलेगा 10 यूनिट बाहर, यानी ये 10 है तो ये 20 है यानी आधा है। और दूसरा वो क्या कह रहा है अगर किसी मिड पॉइंट से DE, रीजन क्या कह रहा है अगर DE पैरेलल है BC के तो DE हाफ ऑफ BC होगा। तो बिल्कुल सही है क्योंकि BC की वैल्यू कितनी है 20 और DE कितना है 10। और इसमें भी अगर हम रखें तो DE कितना हमारा 10 है और हाफ ऐसी रहा। BC कितना हमारा 20, इससे ये कटा तो 10 इक्वल टू कितना 10। कितनी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए जो तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो उसके हाफ भी होती है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में है। और दूसरा हमने क्या DE निकाल लिया तो ये कितना हमारा कितना आया 10 आया। तो A और B दोनों क्या सेम आंसर है यानी हाफ ही है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हमारा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा।